लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तत्परता के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऋषिकेश पहुंच रहे हैं, जहां वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन 24/7 के ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला से खास बातचीत की। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम स्टार प्रचारक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और आगामी 11 अप्रैल को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड आने वाले हैं। ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में विशाल जनसभा होगी। सर, पीएम की जनसभा को लेकर कितनी तैयारियां हैं? ये लगातार तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 14 अप्रैल को ऋषिकेश आईडीपीएल में कार्यक्रम निश्चित हुआ है। 14 की 11? हाँ, 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम निश्चित हुआ है और उसको लेकर सभी विधानसभा संयोजकों को, प्रभारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को स्थान स्थान पर अलग अलग बैठकें आयोजित की जा रही हैं। लोगों को उसमें अधिक से अधिक कैसे लाया जाए और लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो, क्योंकि जो इस समय माहौल है पूरे उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का, कि प्रधानमंत्री को लोग सुनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को लोग देखना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी जो लगातार अगले 25 साल का रोड मैप जनता के सामने रख रहे हैं, कैसे यह भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा हो, यह भारत कैसे रोजगार देने वाला भारत बने, यह भारत कैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला भारत बने, इन सब बातों को लेकर लोगों के मन में लोग स्वयं जुड़ना चाहते हैं और लोगों के जुड़ने का जो दिखाई देता है वातावरण, वो ये दिखाई देता है कि मोदी जी की सभाओं में लाखों की भीड़ हो रही है, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी जोरों शोरों से चल रही हैं। ऋषिकेश की जनसभा को आप लोग भव्य बनाना चाहते हैं, रुद्रपुर से भी बड़ी सभा करना चाहते हैं। भूमि पूजन भी हुआ है आज। क्या क्या उद्देश्य रहा इस भूमि पूजन का? निश्चित तौर पे अपनी सनातन परंपराओं में जब भी कोई शुभ कार्य होता है उस स्थान पर उसका स्थान पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते हैं। ऐसा मानते हैं कि सभी देवी देवताओं की को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, याद करते हैं। तो अपनी सनातन परंपराओं को मानने वाली ये पार्टी है, सनातन संस्कारों को अक्षुण्ण रखने वाली ये पार्टी है। इसलिए हर शुभ कार्य को लेकर गणपति का स्मरण करते हुए स्थान का पूजन, भूमि का पूजन हम करते हैं। क्या वजह रही कि पहले हरिद्वार में हो रही थी, फिर अब ऋषिकेश में आप करा रहे हैं जनसभा? कोई खास वजह? नहीं, पार्टी अपने हिसाब से अपनी रणनीति तय करती है और अभी हरिद्वार में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का भव्य रोड शो हुआ। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हमारे और भी हुए हैं, तो इसलिए अब ऋषिकेश में इस कार्यक्रम को रखा है। पहले भी प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव की दृष्टि से, रणनीति की दृष्टि से ऋषिकेश उपयुक्त स्थान है। तो बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी जी को और कुलदीप कुमार जी को प्रभारी बनाया गया है, कोठारी जी को संयोजक बनाया गया है। क्या जिम्मेदारियां रहेंगी इनके ऊपर? निश्चित तौर पर प्रदेश के महामंत्री के नाते कोठारी जी इसके संयोजक हैं और जो कि लोकसभा के हरिद्वार के प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप जी प्रभारी के रूप में इसकी जिम्मेदारी देखेंगे। तो स्थान स्थान पर हमारे जो पार्टी का जो सांगठनिक ढांचा बना हुआ है, वो चाहे जिले में बना हो, विधानसभा में बना हो, मंडलों में बना हो, शक्ति केंद्र बूथों पे बना हुआ, उन सब में प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर स्थान स्थान पर बैठकें उसकी आयोजित हों और उसमें अधिक से अधिक लोगों को लाने की व्यवस्था बने, अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी उसमें हो। इसीलिए सारा सिस्टम इस तरह से नियोजित किया जाता है। पार्टी मुख्यालय आप लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, हर 5 लोकसभा सीटों पे आप फीडबैक ले रहे हैं पदाधिकारियों से। क्या इस पर इस समय रिस्पांस मिल रहा है उत्तराखंड में? ये 2024 का चुनाव अभी तक के चुनाव से एक अलग प्रकार का चुनाव दिखाई देता है। इस चुनाव में हम देख रहे हैं कैसे विपक्षी किले दरक रहे हैं, ढह रहे हैं, टूट रहे हैं। इस चुनाव में हम पहली बार देख रहे हैं कि सारे चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है और
जब भी कार्यकर्ता किसी बूथ पर, किसी मोहल्ले में, किसी गली में वोट मांगने जा रहा है तो जनता पहले से ही इतनी अधिक उत्साहित होकर बैठी हुई है। हम एक बार मोदी कह रहे हैं, वो 4 बार मोदी कह रहा है। हम एक काम गिना रहे हैं, वो 4 काम गिना रहा है। तो मुझे लगता है कि जनता इस समय बहुत सजग है और जनता वोट देने को तत्पर है। तो जनता ने चुनाव अपने हाथ में लिया है, इसलिए इस चुनाव का दृश्य बहुत अलग प्रकार का है। सर, प्रचार वाहन भी अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए हैं। क्या प्रचार वाहनों से प्रचार प्रसार हो रहा है? किस तरह का डिजिटल इंडिया के जरिए जो है इस समय प्रचार किया जा रहा है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है इन प्रचार वाहनों का? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है प्रचार वाहनों के माध्यम से। जो कि सभी हमारी विधानसभाओं में पहले चरण में प्रचार वाहन हमारे गए हैं, उसके बाद 5 लोकसभाओं में प्रचार वाहन हमारे जा रहे हैं। तो उसमें प्रधानमंत्री जी की जो इन 10 सालों की विकास यात्रा है, गौरव यात्रा है, उस गौरव यात्रा को उस रूप में दिखाया जा रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। प्रचार के क्रम में नुक्कड़ नाटक जगह जगह हमारे संपन्न हो रहे हैं और प्रचार के अन्य जो तरीके हैं, चाहे वो डिजिटल तरीके हैं, चाहे वो फिजिकल तरीके हैं, उन सभी पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहुत बढ़ चढ़कर भागीदारी हो रही है। सर, आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि जो ये पथ सभाएं हैं ये 6 या 7 अप्रैल तक निर्धारित की गई हैं। क्या इसके समय को बढ़ाया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5000 स्थानों पर शक्ति केंद्र पथ सभाओं के कार्यक्रम निर्धारित किए थे और लगभग 550 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा से लेकर प्रादेशिक नेताओं की इसमें भागीदारी हो रही है। इसका समय अभी 10 तारीख तक हमने बढ़ाया है। बीच बीच में जैसे बड़े नेताओं के कार्यक्रम होते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा कार्यक्रम में उसको फिर एक आध दिन आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये 10 तारीख तक बढ़ाया और मुझे इस बात को बताते हुए प्रसन्नता भी हो रही है कि लगभग 5000 में से हमने 3500 से अधिक स्थानों पर इन सभाओं के कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कर लिए हैं। सर, 2 तारीख को जब पीएम रुद्रपुर में आए थे तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि ये चुनाव जो है भ्रष्टाचार पर लड़ा जाएगा और तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के भ्रष्टाचार पर ठोस प्रहार होगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं विपक्षी दलों के, वो पार्टी छोड़ छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। नारे दिए जा रहे हैं कि जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में उतना बड़ा पदाधिकारी। इस पर क्या कुछ स्टैंड है बीजेपी का? देखो, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करेंगे, तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा बिलबिलाहट, सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट कांग्रेस के अंदर हो रही है। इन 70 सालों में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी भी गरीब जन कल्याण के कार्य तो किए नहीं, केवल अपने घर भरने का, अपने परिवारों के खजानों को भरने का काम किया है। और मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि 30-30, 35-35, 40-40 साल कांग्रेस में अपना समय गुजारने के बाद, अपना काम करने के बाद, आज अगर वो किसी बात से नाखुश होकर, कांग्रेस की नीतियों से या विचारों से या नेतृत्व से नाखुश होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, तो कांग्रेस 1 सेकंड की देरी नहीं लगा रही है उसे भ्रष्टाचारी कहने में। 40 साल आपके साथ रहे ये लोग, 20-20, 30-30 साल आपके साथ रहे, तब ये आपकी नज़रों में भ्रष्टाचारी नहीं थे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं वैसे एक बिना सेकंड गंवाए ये उसको भ्रष्टाचारी कह दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का, अपने कैडर का विश्वास खोते जा रही है। वहाँ बहुत बड़ा विश्वास का संकट हो गया, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस आज अपने कैडर की चिंता तो कर नहीं रही है। हरीश रावत जी केवल और केवल अपने परिवार को पालने के लिए इस राजनीति में आए, अपने परिवार की महत्वाकांक्षाओं को तुष्ट करने के लिए ही राजनीति में आए हैं। इसीलिए वो अनुपमा रावत से लेके वीरेंद्र रावत तक की जो कहानी लिखने का काम करते हैं हरीश रावत जी इसीलिए करते हैं। ये सारे लोग जितने बचे हुए हैं कांग्रेस में, ये अपने परिवारों को तुष्ट करने के लिए राजनीति में आए हैं। इनका कोई मतलब सत्ता से, इनका कोई मतलब समाज सेवा से नहीं है, कोई मतलब गरीब कल्याण से नहीं है। इसलिए कांग्रेस का तिलमिलाहट है, स्वाभाविक है। कांग्रेस दरक रही है, टूट रही है, ढह रही है। कांग्रेस का किला खाली हो गया है और वो केवल और केवल उनके नेतृत्व की कमी के कारण, उनके विचारों की कमी के कारण, मुद्दों की कमी के कारण, उनके सिद्धांतों की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। वोट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी किया गया। एक तरह से बीजेपी से पारदर्शिता बता रही है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी
कांग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि आप चुनावी मुद्दा बना रहे हैं कि जिनको ऊपर भ्रष्टाचार हुआ आरोप लगे उनसे बॉन्ड लिए गए, पैसे लिए गए चंदे के रूप में। इस पर क्या कुछ स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, अभी तक इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले जो चुनाव में चंदे को लेकर सिस्टम बना हुआ था, उसमें बिल्कुल भी पारदर्शिता नहीं थी। और जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए इस सिस्टम का, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो विरोध करते हैं, वो पार्टियां बताएं क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड के सिस्टम में शामिल नहीं हुए? उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया है, पहली बात। दूसरी बात, आखिर चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए आपको किसी न किसी सिस्टम में जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है। हमने चुनावी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की है, और हम आज भी कहते हैं किसी के इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए कोई भी सुझाव हो, आगे आए, सुझाव दें किस प्रकार से चुनाव की संपूर्ण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ, हर व्यवस्था में निरंतर सुधारों की आवश्यकता रहती है। इसलिए वो आलोचना करने के बजाय, टीका टिप्पणी करने की बजाय, दोषारोपण करने की बजाय वो बताएं उनके पास क्या सुझाव हैं। अगर उनके पास सुझाव होते तो इन 70 सालों में जो उन्होंने राज किया देश पे, वो इस चुनावी की व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का काम करते। आपने 70 सालों में कुछ किया नहीं, व्यवस्था कुलुषित से कलुषित होती रही, गंदी से गंदी होती रही, आपने उसमें कोई सुधार नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी चीज़ों को सुधार कर रही है, आप दोषारोपण कर रहे हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला जी से। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गैरोला जी ने बताया कि हम पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं, और भ्रष्टाचार पर जिस तरह से प्रहार हो रहा है उससे कांग्रेस जो है घबराई हुई है, डरी हुई है, और इसी वजह से कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है, अपने नेताओं को खोती जा रही है, ऐसा गैरोला जी ने का आरोप लगाया है कांग्रेस के ऊपर। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।